आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में बच्चों को इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है कि बच्चा जो है बढ़िया डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और फिर जाएगा अमेरिका कमाने के लिए, अमेरिका में काम करेगा, फिर वहां ग्रीन कार्ड पाएगा, सिटीजनशिप पाएगा। अब हम अगर अपने बच्चे को, या बच्चा बन गया इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ ऐसा, उसको जाना है अमेरिका, नौकरी करनी है, काम करना है, तो उसके लिए चाहिए होता है H1B वीजा। और उस वीजा के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 90 लाख। और ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर दे दिया है। तो एक तरफ उन्होंने विश किया कि माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, और वहीं बढ़ा करके जो वीजा फीस है वो 90 लाख के करीब कर ली है। थोड़ी गणित की है हमने, अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर शाही साहब को हम आपके हवाले कर देंगे। अभी जो है वो हमें हर साल $1 लाख, लगभग 89 लाख देने होंगे। ये एप्लीकेशन फीस है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फीस। और ये नया शुल्क, नया चार्ज 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। और पहले औसतन इसी वीजा के लिए 5 लाख रुपए लगते थे, जो अब 90 लाख के करीब लगेंगे। लगभग 50 गुना की ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है सिर्फ और सिर्फ फीस में। तो पहले ये 3 साल के लिए मान्य होता था, इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में लगभग 5.28 करोड़, 5.28 करोड़, यानी करीब 50 गुना से ज्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे। अमेरिका हर साल लॉटरी के तहत 85,000 H1B वीजा जारी करता है। शाही साहब, नहीं है मेरे पास, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? और जो मोदी साहब को माय फ्रेंड बोल करके जो ये तोहफा दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, थोड़ा बैकग्राउंड दिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विश किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका रिप्लाई किया। और यहाँ देश में प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, देखो ट्रंप चाहे जो भी हो, माय फ्रेंड मोदी जी बोल करके जन्मदिन विश कर रहा है। ट्रंप भी जानता है मोदी जी की ताकत। दे दी तोहफा। आपके हवाले वतन साथियों। जी सौरभ, ये देखिए, इसकी उम्मीद तो लगाई जा ही रही थी। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि बोल्ट फ्रॉम ब्लू है। वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू तो नहीं है। जब आपने पिछले साल, हम लोगों ने पता नहीं सैकड़ों एपिसोड किए होंगे, वो कम से कम जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, और वो हम हर मरहले में उस पर एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो पिछली बार हम लोगों ने ये देखा कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि वो जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दों में से एक था। यानी ऑफ कोर्स लार्जर मुद्दा जो है वो इमिग्रेशन है, बट इमिग्रेशन के अंदर अगर आप उस पर स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे तो H1B मुद्दा था। अच्छा, हमने बहुत बार ये भी चीज देखी है कि अगर ट्रंप किसी चीज को ये समझते हैं कि हाँ, मैं कैंपेन के वक्त, कैंपेन में तो बहुत सारी चीजें बोली जाती है, रेटरिक, बलागत जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब आप एक बार हुकूमत में आते हैं, तो जो रेटरिक होता है और जो आपके पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते हैं, उसमें गैप होता है ना, वो जुमला हो जाता है फिर। अब मसला ये है कि आपने देखा होगा, जब तक इसमें एलन मस्क और रामासामी थे, विवेक रामासामी, तो आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप ने H1B वीजा का दिफा किया था, उसको डिफेंस उसका किया और बोला कि ये बहुत जरूरी है और इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। और उसको लेके मागा क्राउड की तरफ से बेइंतहा हमले जो हैं वो मस्क पे हुए और रामासामी पे हुए। और मागा के जो मेगाफोन्स हैं, स्पेशली लूमर्स हैं, और भी दो चार जो हैं, वो इसको लेके बहुत बातें करती रही। और अल्टीमेटली ये देखने को मिला कि जैसा हम देखते आ रहे हैं कि मागा क्राउड का जो प्रेशर है वो अल्टीमेटली बेयर कर जाता है। और आज हम उस मरहले पे बैठे हुए हैं जहां विवेक रामास्वामी की नौकरी जा चुकी है, एलन मस्क को धकियाया जा चुका है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप और मागा के दरमियान ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये H1B वीजा पे अपना कोई मत रखता या उसकी अपनी कोई बात चलती, और ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। एक चीज। दूसरी चीज, पर्सनली मैं इसे एंटी इंडिया स्टेप नहीं मानता। मैं इसे एंटी इंडिया स्टेप इसलिए नहीं मानता कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे मद्देनजर कोई चीज जो है की गई,
और कोई चीज, जैसे कहने का मतलब है कि सौरभ शाही जो है सड़क पे खड़े हैं और सामने से कोई तेज से गाड़ी चलाते हुए आए और मुझे मार दे, इज डिफरेंट फ्रॉम कि वो गाड़ी चला के मुझे मारने के लिए आ रहा था। ये दोनों में फर्क है। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 72%, 71 से 73% जो है वो H1B वीजा हम ही फॉर्म करते हैं। तो जाहिर है कि वो कार जो है मुझे आके लगेगी, जितना ज्यादा आपका क्षेत्रफल होगा बॉडी का, कार उतनी दूर से आपको जाके लगेगी। तो हमारा क्षेत्रफल बड़ा था, हमें आके वो लग गया। बट ये टारगेटेड, लाइक ऐसा नहीं कि ये प्रेशर टैक्टिक है और ये उठ जाएगा। ये 25% एक्स्ट्रा जो पेनल्टी हम टैरिफ दे रहे हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक है। इसमें अगर हम कैपिचुलेट कर गए तो वो उठा ली जाएगी। पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें उठने के कोई आसार जो है, कोई गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आती। तो जैसा हमने शुरू में बताया था कि हर साल जो अमेरिका है वो 85,000 H1B वीजा जारी करता है, और जैसे शाही साहब ने बताया सबसे ज्यादा इसके लिए अप्लाई करते हैं भारत के लोग, लगभग 72% जो है ये आंकड़ा है। शाही साहब, आपने बताया कि मागा क्राउड का एक दबाव है ट्रंप के ऊपर, लेकिन क्या ट्रंप इसके जरिए अपने मागा क्राउड को खुश करना चाहते हैं या पीछे और भी कोई वजह है? देखिए सर, अगर आप इसको पॉलिसी, मतलब हम इमोशंस को अभी साइड रख दें, हम दोनों ये भूल जाएं कि हम दोनों भारतीय हैं, और उस इमोशन को अगर साइड में रख दें, तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस जो इतने सालों से चला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा हनन, इसके लूप होल्स का बहुत ज्यादा उपयोग उन टेक कंपनीज ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये क्यों शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था ये कहने के लिए कि उन कामों को जिसको अमेरिकन टेक ग्रेजुएट्स नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए अमेरिकन टेक ग्रेजुएट्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, वैसे बेहतरीन जो दुनिया के बेशकीमती ब्रेन्स हैं वो इस वीजा प्रोग्राम के अंदर आए। ठीक है। अब जो डेटा है वो ये कहती है कि इसमें ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिसको $60,000 मिल रहा है, इसमें ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिसको $80,000 मिल रहा है, और अमेरिका में जो टेक उसका अगर जो फ्रेश टेक ग्रेजुएट है उसका जो मीडियन सैलरी है वो $1 लाख। तो इसके जो डिट्रैक्टर्स हैं इस कानून के, वो ये कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि दुनिया का बेस्ट ब्रेन आ रहा है, दुनिया का बेस्ट ब्रेन $60,000 में काम करने को तैयार है? इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। तुम ये अगर बना रहे थे कि आप दुनिया के जो बेहतरीन जो टेक ग्रेजुएट्स हैं, स्टेम के जो लोग हैं, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, तो वो 60,000 में काम करने को क्यों तैयार है? तो हुआ यूं कि बनाया किसी मकसद से गया था, लेकिन अमेरिकन कंपनीज ने ये किया कि छोटे लेवल के काम जो 60,000 में हिंदुस्तानी कर सकता है, उसके लिए मैं $1.25 लाख, $1,20,000 अमेरिकन को क्यों दूं? तो वो क्या करते थे कि नीचे के जो काम जो लो कैटेगरी का होता था, जो अमेरिकन कर सकते थे, जिनके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, उसको वो फेक उसको क्लासिफाई कर देते थे कि ये टेक्निकल जॉब है और इसके लिए हमें यहाँ पे हैंड्स अवेलेबल नहीं। तो मकसद आपका ये नहीं था कि उस काम को करने के लिए आपके पास लोग नहीं थे, मकसद ये था कि उस काम को करने के लिए लोग थे लेकिन आप पैसे बचाना चाह रहे थे। तो ये इसका लूप होल इतने सालों से चल रहा था, इसको लेके बहुत ज्यादा रोष था। एक चीज ना भूलें यहां पे कि बहुत बड़ा तबका जो रिपब्लिकन पार्टी को वोट करता है अमेरिका में, वो व्हाइट ग्रेजुएट्स भी, श्वेत जो ग्रेजुएट्स हैं स्टेम, उसका एक बहुत बड़ा तबका इनको वोट करता है। अब मैं एक नंबर यहां पे आपको बता रहा हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि उनके लिए ये कितनी पेचीदा जो है चीज हो गई है। कि मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है 2000 से 2019 का, मैं अभी जिसको आप कहते हैं बैक ऑफ द नैपकिन कैलकुलेशन कर रहा था, तो 2000 से 2019 तक का ही मेरे पास डेटा है स्टेम ग्रेजुएट्स का अमेरिका में। उसमें 225% का इजाफा हुआ, यानी 2.25 गुना नंबर ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स इन अमेरिका 2.25 गुना बढ़ गए हैं, जो 2000 ईस्वी में थे और 2019 ईस्वी में। इसमें कुछ और बढ़ ही गया होगा अगले अभी 5 सालों में, 2019 तक का ही डेटा अवेलेबल। इसी टाइम फ्रेम में जो स्टेम इंप्लॉयमेंट है वो सिर्फ 43.8% बढ़ा। ग्रेजुएट्स बढ़े हैं 225%, इंप्लॉयमेंट बढ़ी है 43.8%।
3%। तो भाई रोएगा ही वो, और वो रो रहा है तो प्रेशर जनरेट कर रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो ये स्थिति आ गई है कि ये कानून को बदलना पड़ रहा है। और याद रखें कि ट्रंप ने रेसिस्ट किया था, याद रखें आज से 6 महीने पहले ट्रंप को चुनाव जीत के आने के बाद जो कुछ पहला प्रोग्राम जो शुरू के 2-4 हम लोगों ने किए थे, उस पर हमने और संकेत ने प्रोग्राम किया था इस पे कि ट्रंप रेसिस्टेंस दिखा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली मागा रेसिस्टेंस के आगे में ट्रंप का रेसिस्टेंस जो है वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनके जो सिपासालार थे वही अब नहीं है। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी इसके हिमायती थे, वही अब नहीं है। अब वो नहीं है। अब शाही साहब मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब इसमें वापस जाने का कोई स्कोप नजर नहीं आता है, इस जो पैसा है इसमें कमी हाल फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रही है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है कि छोटे कुछ प्रावधान लाके इसमें कुछ कुछ चेंजेस हो सकते, लेकिन ये जो लॉक स्टॉक एंड बैरल ये पीछे नहीं जा सकता। चेंजेस क्या हो सकते, देखिए एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि हॉवर्ड लुटनिक जो अभी मेन इनके इस मामले में एडवाइजर हैं, अमीबा के आसपास, अमीबा का जितना आईक्यू होता होगा उस आदमी को उतना आईक्यू, ठीक है। तो वो क्या करता है, 1 घंटे आगे की प्लानिंग करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल आगे की प्लानिंग करे, इसके तमाम अभी रिपरकशंस आपको नजर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, अब कहने का मतलब है कि अगर एक आदमी को, एक कंपनी को $1 लाख पर साल देनी है, 3 साल का वीजा लगता है, 6 साल जो आपने बताया वो एक्सटेंशन के बाद 6 साल, लेकिन अगर मान लीजिए 3 साल का ही सिर्फ लगा, तो तब भी तो 2 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए ना। अच्छा, तो अब बताइए क्या होगा, 1 लाख उसको देना पड़ा, मान लीजिए लोएस्ट के ग्रेजुएट को आप 60,000 भी दे रहे हैं, तो उसकी $60,000 से $1,60,000 होती। ये किया इसलिए किया कि इनको लगता है कि चूंकि अमेरिकन 1,20,000 में काम कर देंगे, तो 40,000 का गैप तब भी उस कंपनी को मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अमेरिकन को हायर करे। बट ये भी तो हो सकता है कि वो पूरे पूरे सर्विस को उठाए और लेके मैक्सिको चला जाए, वहां पे उसको और 40,000 में लोग काम करने वाले मिल जाएंगे, उठा के इंडिया ले आए, उठा के कोरिया लेके चला जाए, उठा के लेके फिलीपींस चला जाए, तो ऑफशोरिंग होगी। अब उसके लिए अब क्या होगा, अब इसके लिए इनको गार्ड रेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके बयान सुन रहा था, लुटनिक साहब का बयान है, लुटनिक साहब कह रहे थे कि ऑल द बिग कंपनीज आर इन लूप ऑन दिस, और वो इस सॉरी ऑल द बिग कंपनीज आर ऑन बोर्ड ऑन दिस। जो बड़े टेक कंपनीज, उनका कहना है कि वो ऑन बोर्ड है, और दूसरा उनका ये कहना है कि उनको इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दरमियान में लूप में रखा गया। तो उनका तो कहना है कि भाई इसमें मुलविस है खुद ही, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे भारतीयों के लिए। अच्छा हाँ, अब हम भारत पे आते हैं, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि आपने मान लीजिए नई मर्सिडीज खरीद के एक बंदर को दी, तो बंदर उसको चलाएगा, उसका एक्सीडेंट कर देगा, तो मर्सिडीज खरीदने वाले को तो नुकसान है, लेकिन वो तो नुकसान बाद में है। बंदर रास्ते में हमको अगर मार के निकल गया तो मैं तो मर गया बिना किसी उसके ना, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो अब ये लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका को नुकसानदेह साबित होगा, 100% नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि टेक कंपनी बाहर चली जाएंगी, और ये जो चाइना के साथ इनका जो ये कोशिश कर रहे हैं चाइना को कि एआई में उसके घुटने को जो है तोड़ दिया जाए, वो नी कैपिंग जो है इनसे अब नहीं हो पाएगी। बट हमको तो शॉर्ट टर्म देखना है ना भैया, बंदर मर्सिडीज को आगे जाके क्रैश करेगा, पहले तो मुझे मार दिया उसने, तो मैं तो ये देखूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मसला क्या है कि $1 लाख कंपनी स्पॉन्सर अगर करती है, जो कि बड़ा मुश्किल है, कर नहीं सकती, तो अल्टरनेट रास्ता क्या है हिंदुस्तानियों के लिए, इसी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसी के 5 मिनट बाद अमेरिका ने एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे भी साइन किया है, जो उनका गोल्ड वीजा प्रोग्राम। गोल्ड वीजा प्रोग्राम में आपको कितना चाहिए, $1 मिलियन, यानी 9 करोड़ रुपए। अब आप बताएं कि आप क्या करेंगे। वीजा लेने के लिए वीजा लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 करोड़ तो भैया भारत में बहुत कम लोगों के पास होंगे। मैं किसी इंजीनियर को तो नहीं जानता हूं, मैं ऐसे किसी फैमिली, एकाध अपवाद हो सकते हैं, भारत 140 करोड़ का देश है, लेकिन मैं किसी ऐसे आईटी इंजीनियर को नहीं जानता जिसके बाप के पास 9.5 करोड़ रुपए अगर देने की कुवत होगी तो वो अपने बेटे को आईटी इंजीनियरिंग कर रहा है। वो धंधा करवा, तो ये मैच नहीं कर, एग्जैक्टली, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। आप जिसके लिए ये अज्यूम ये कर रहा है कि जो अमीर है वही तेज भी है, ये कैसे हो सकता है, वही मेरिटोरियस है।
ये अजम्पशन यही हुआ ना। ये क्या कह रहा है कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी से जो लोग पास किए उनको जो जाना पड़ जा रहा है कि उनको नौकरी नहीं है, वो अब ये गोल्ड वीजा लेके कर सकते हैं। तो भैया 2 करोड़ रुपया पहले थे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए, फिर 9.5 करोड़ रुपया देगा वो गोल्ड वीजा लेने के लिए, और उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद जाके 1 करोड़ 20 लाख 120 $1,20,000 का वो आईटी का जॉब करेगा लड़का। मतलब इसमें कोई तारतम्यता आपको नजर आ रही है इन दोनों चीजों में? लेकिन जैसा मैंने कहा, लुटने 2 मिनट आगे की भी नहीं सोच सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है। तो इसमें चेंजेस होंगे, नो डाउट। बट मैं ये कह रहा हूं कि लॉक स्टॉक एंड बैरल ये रिवर्स हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। मागा क्राउड इनका खून पी जाएगा, मागा क्राउड खून पी जाएगा। ये तो हम लोगों ने टेक्निकल एस्पेक्ट की बात की। अब भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक तो आपने बताया है कि लगभग 2 लाख से 2.5 लाख लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जो आईटी इंजीनियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जाके वहां काम करना चाहते हैं, उन पर सीधा इम्पैक्ट है। अब 2 लाख 2.5 लाख लोग हैं, तो उनके परिवार में 2 सदस्य मान ले तो लगभग 10 लाख के करीब भारतीय, मैक्सिमम 10 लाख के तकरीबन भारतीय प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर जो भारत का भी मागा क्राउड है, और वो जो क्राउड है वो कह रहा है कि तो बहुत अच्छा हो गया भारत के लिए। अब मोदी साहब को आप दोष देना दें, अमिताभ कांत साहब जो सीईओ थे नीति आयोग के, फिर G20 के शेरपा भी रहे, बेहद करीबी बताए जाते हैं मोदी साहब के, हमारे प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्सपर्ट कमेंट लिखा है, वो हम अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहते हैं और हिंदी में भी इसका अनुवाद हम कर देंगे। कांत साहब कहते हैं, Donald Trump's 1 lakh H-1B fee will choke US innovation and turbocharge India's। यानी ये जो पैसा बढ़ा दिया है ट्रम्प साहब ने, 90 लाख कर दिया है, ये जो इनोवेशन अमेरिका में उसको चोक कर देगा, उसको रोक देगा, और भारत में ये टर्बो चार्ज कर देगा। मतलब बिल्कुल बहुत तेजी के साथ इनोवेशन बढ़ेगा। By slamming the door on global talent, America pushes the next wave of labs, patents, innovation and startups to Bangalore and Hyderabad, Pune and Gurgaon। यानी ये करके जो इनोवेशन है सारा वो सब हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में हो जाएगा। भारत के लोग इन शहरों में जाएंगे। India's finest doctors, engineers, scientists, innovators have an opportunity to contribute India's growth and progress towards विकसित भारत। यानी आप भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियरों के पास एक मौका है कि भारत को विकसित भारत बनाने की जो हमारी गौरव गाथा लिखी जा रही है, उसमें अपना योगदान दे सके। अमेरिका's लॉस विल बी इंडियाज गेन, यानी अमेरिका का नुकसान भारत का फायदा होगा। शाही साहब, क्या है मतलब, क्या कोई नुकसान ही नहीं है? कह रहे हैं यहाँ तो भारत में अब ये कर दी जी तो भारत के बिल्कुल। लिए अच्छा है। देखें, मैं इन लोगों के इससे मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है कि ये अपने दर्शकों को जानते। आप 100 आरोप जो है इस करंट डिस्पेंसेशन पे लगा सकते हैं, पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये अपने टारगेट ऑडियंस को के नस को 100% जानते। मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं थोड़ा दर्शकों के लिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं, इसके चित्रे उड़ा देता हूं मैं अभी इस ट्वीट के। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट ग्लोबल टैलेंट है वो अब भारत में रहेगा, और वो भारत में जो इनोवेशन हो रही है। अव्वल तो ये कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि अगर ये ग्रेटेस्ट ग्लोबल टैलेंट थे तो ये $60,000 में क्यों काम करने के लिए रेडी थे? ये जो जितने भी इंडियंस को वीजा लगे होंगे, 60,000 को लगे होंगे हर साल, जिसमें से लगते हैं, उसमें वो जो ग्रेटेस्ट ग्लोबल टैलेंट है ना, वो 5,000। बाकी सारे वो हैं जो कुली जो है उसका काम है बोझ को उठाना, वो बोझ को जाके वहां उठा रहे हैं क्योंकि वो 60,000 में वो कर रहे। अव्वल तो हाँ, अब उस 5,000 जो ग्लोबल टैलेंट के हैं उसके लिए वो $1 लाख देने को तैयार है, क्योंकि वो जो 5,000 आदमी आ रहे हैं वो 1,20,000 पे नहीं आ रहे हैं, वो $500,000 पे आ रहे हैं, वो $750,000 पे आ रहे हैं। तो जहां $500,000 वहां $1 लाख, और जहां 5 लाख वहां 6 लाख। तो जो बेस्ट है उसको तो अभी भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीज अमिताभ कांत या जो भी जिनका नाम आपने लिया, किनका नाम लिया अभी आपने? अमिताभ कांत का ही, अमिताभ कांत का। हाँ, तो ये अमिताभ कांत जो है बचाए जा रहे हैं, ये छुपा ले रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है, जो $1 मिलियन पे हायर होगा, जो $500,000 पे हायर होगा, उसमें $100,000 ऐड होना कोई बड़ी बात नहीं है। 60,000 पे जो हायर हो रहा है वो तो ऐसे भी ग्लोबल टैलेंट नहीं, वो तो कुली है, वो जहां भी कुली का काम करता था वहां भी कुली का काम कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, इनोवेशन, टैलेंट, ये सिर्फ आदमी पे फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए इकोसिस्टम होता है।
आप रिसर्च में पैसा खर्च करते हैं, आप पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, इंटरनेट का आप उस तरह से, यहाँ लाइट चली जा रही है, यहाँ पानी लग जा रहा है, आपका को इकोसिस्टम अगर इतना बढ़िया था तो ये जो इंडियंस हैं ये इंडिया में रह के क्यों नहीं वर्ल्ड लेवल की, एक आप मुझे कंपनी बता दीजिए वर्ल्ड लेवल की जो इंडियंस ने बनाया हो इंडिया में रह और उसको दुनिया यूज कर रही। कोई अमिताभ कांत जी से पूछते इसमें कि आप बता दीजिए कि इतने उसमें एक, आई एम आस्किंग फॉर वन इंडियन कंपनी मेड बाय एन इंडियन इन इंडिया जिसको दुनिया यूज कर रही। भाई वो आपका बेहतरीन टैलेंट जो है 5,000 जो लोग जो वर्ल्ड के 1 परसेंटाइल में आते हैं वो इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि जब वो अमेरिका जाते हैं या जर्मनी जाते हैं या स्विट्जरलैंड जाते हैं तो उनको उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जिसमें कि वो दिमाग जो है अप्लाई करता है। आपके यहाँ रह के वो काम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो हर साल जो है एजुकेशन में रिसर्च का परसेंटेज घटाते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी वो इसको समझेगा कि वो क्या किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अ परसेंटेज ऑफ वर्क विल शिफ्ट टू अदर कंट्री, लेकिन वो आपके यहां आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्मनी क्यों नहीं जाएगा जहां 80,000 यूरो में साल में काम हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि आप 100 आरोप लगा सकते हैं इन पे, ये आरोप नहीं लगा सकते कि अपने दर्शकों को नहीं जानते। बहुत अच्छे से अपने दर्शकों को जानते, उनको पता है वो क्या सुनना चाह रहे हैं। तो बता दिए कि भाई भारत के लिए एक मौका है, ये बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, शाही साहब ने समझाया नहीं नहीं, मैंने कहा देखिए मौका तो बिल्कुल है, मौका है। अगर आप रिसर्च का परसेंटेज जितने फंड आप रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं उसको 3 गुना आगे कर दीजिए, मौका है भाई। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। चीनियों को खदेड़ खदेड़ के अमेरिका ने भेजना शुरू किया, उन पे तमाम आरोप लगाए कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए स्पाइंग करते हो, फलाना ढिमकाना करते हो, तो भाग के चाइना चले गए। वो भाग के चाइना क्यों गए? क्योंकि उनको लगा कि यहां पर हमको खदेड़ा जा रहा है, लेकिन चाइना में नियर अगर मान लीजिए 100 में 100 अगर आप अमेरिका में जो टेक एनवायरमेंट है देंगे तो 85 से 90 चाइना के पास है। उनको लगता है कि यार इतना गैप में मैं रिसर्च करूं, इसलिए वो गए। इसलिए नहीं गए कि देशभक्ति में गए। लेट्स बी वेरी क्लियर। आप एग्जैक्टली आपके यहां भी तब आएगा अगर आप उस तरह का एनवायरमेंट, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे विच टेक्स डिकेड्स। लेट मी टेल यू, इट डज नॉट टेक ईयर्स, इट टेक्स डिकेड्स। चाइना जब 96 में करना शुरू किया तब वो 2025 में चैलेंज अमेरिका को करता है। आज रात से आप शुरू करेंगे तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स नॉट बी रोजी अबाउट इट। ये मतलब थप्पड़ खा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा मुलायम हाथ था, ये नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने हर एस्पेक्ट पर चर्चा की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। 2017 में उनका एक ट्वीट था, उसको उन्होंने वापस से पिन कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री। अच्छा सौरभ, इमीडिएट प्रॉब्लम आप देखें ना कि फी है वो तो अपने आप है। देखिए फी जो है वो आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगा दिया, सैटरडे नाइट की आपने डेडलाइन दे दी। पता नहीं कितने इंडियन अभी आए होंगे, जस्ट अभी ओणम खत्म हुआ है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो जो ये जो सब फसल कटने के बाद होते हैं भारत के तमाम स्टेट्स में, वो अभी जस्ट खत्म हुए हैं। कितने सारे अभी भारत में बैठे हैं, उन सबको आज रात से पहले पहुंचना पड़ेगा। कल रात से जो मारामारी मची हुई होगी एयरपोर्ट पे सिर्फ अमेरिका का फ्लाइट पकड़ने के लिए, उसका कोई मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, $1 लाख बचाने की। अच्छा ये कोई आसपास की कंट्री होती, कोई ब्रिटेन होता, कोई हॉन्डुरस होता तो आप 2-4 घंटे में पहुंच भी जाते हैं। भी आप इंडिया में जहां से कि डायरेक्ट फ्लाइट भी 14 घंटे मेरे ख्याल से लेती है, ज्यादा ही लेती हुई, कम नहीं लेती होगी 14 घंटे। तो मतलब अब अगर वो बेचारा कोई केरला में है तो पहले कोची से नहीं फ्लाइट मिले तो पता चला कि उसको बॉम्बे आना पड़े, उसको दिल्ली आना पड़े या किसी। तो ये जो एक जिसको कह सकते हैं ना कि एक जो आपने ये जो टू सेट द कैट अमंग द पिजन्स जो आपने कर दिया है, वो ज्यादा वो दिखाता है कि मतलब कोई थिंकिंग इसमें नहीं है। मतलब ये एक बुरिश जो एक तरीका होता है ना कि पनिश करना लोगों को, वो एक पनिशमेंट से जो मजा निकालने की जो एक होती है ना, वो चीज यहाँ पे नजर आ नजर आ रही है। तो हमने सारे एस्पेक्ट पर चर्चा की। तो अब देखते हैं आगे क्या प्रभाव होगा। और जैसे शाही साहब ने बताया कि मुश्किल ही लगता है कि कुछ ज्यादा बहुत परिवर्तन हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होगा। तो भारत के लिए तो, और भारत में तमाम जो आईटी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स हैं, अमेरिका में काम करते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा वित्तीय भार, मतलब भार भी नहीं कह सकते, ये तो मतलब दबा देने वाली बात है। तो
हमें सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगा कि इस मामले पर चर्चा करना चाहिए, तो अपने दर्शकों से निवेदन है कि अपने परिवार वालों से, दोस्तों से ये शो जरूर शेयर करें, ताकि हम लोग इसके पीछे की मंशा और इसके इम्पैक्ट को समझ सकें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।